हेलो दोस्तों, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में जो है सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है एटम से कैसे होता है। उसमें 3 मेथड बताए थे, ठीक ना। वो तो पहला वीडियो अब अगर आप देखोगे वो लिंक वगैरह होगा या फिर फिजिक्स वाइज इंजीनियर को पेस्ट में डालोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा। तो पहला वीडियो के में हमने डिटेल्स सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बता दिया था, उसका आइंस्टीन इक्वेशन, एक्सप्लेनेशन, फोटोन्स कैसे निकलता है, ये सारा चीज के बारे में। दूसरा वीडियो में क्या था कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स एनालिसिस करेंगे और दूसरा कि ये जो है ना फोटोन्स निकल रहा है, फोटोन्स अगर किसी मतलब सोर्स से निकल करके अगर किसी फोटो कैथोड पे जा रहा है तो उसमें क्या है कि मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम स्वीप अवे कर ले, हटा लें, तो इसका मतलब उस फोटो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसी का हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जिसमें कि ये है कि कैलकुलेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। जैसे मान लो कि ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, हम लोग लिखे हैं यहाँ पे लेट अस कंसीडर ए पॉइंट सोर्स ऑफ पावर p नॉट। ये पॉइंट सोर्स यहाँ पे है, पॉइंट सोर्स ऑफ पावर p नॉट, ठीक है, जो r डिस्टेंस पे है और इसका स्फीयर का रेडियस कैपिटल r है, ठीक है। एक्चुअली जो है ना पहले रिकॉर्डिंग किया यार, साउंड नहीं आ पाया, खैर एनीवे हम फिर से साउंड इसमें दे रहे हैं, फिर से रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि पॉइंट सोर्स हम लिखेंगे पावर p नॉट का है, तो पावर p नॉट है तो ये क्या है कि किस तरह से पहले पॉइंट सोर्स के लिए हम बात करते हैं, फिर वहां से जो फोटोन्स निकल रहा है उस फोटोन्स को हम अगर इंसिडेंट कराते हैं स्फीयर पे तो फिर कैसे आएगा उसके लिए बात करते हैं। तो लिख रहे हैं फॉर पॉइंट सोर्स नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है, इमिटेड पर सेकंड। माने जो सोर्स है वो एक्चुअली लाइट दे रहा है, तो लाइट तो फोटोन का कंपोजिशन है। बेसिकली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये पॉइंट मैंने कहने का मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, इट्स नॉट द वेव नेचर। बेसिकली द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, तो फोटोन को हम पार्टिकल के तरह ट्रीट करते हैं और प्लस ये पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में डिफाइन करते हैं। हम फोटोन पर भी एक वीडियो बना देंगे जिससे कि फोटोन के वजह से, फोटोन में क्या है कि मास डिफाइन नहीं है लेकिन एनर्जी है, मोमेंटम है, फिर उसके बाद उस मोमेंटम है इसका मतलब फोर्स लगा देगा वगैरह वगैरह, चेंज इन मोमेंटम वगैरह कैलकुलेट कर लिखा है। तो हम यहाँ से लिखते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड, लिखेंगे तो p नॉट लैम्डा। ये हम पिछला वीडियो में कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके थे, अगर चाहो तो इस वीडियो में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे देखो कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे, ठीक है। हम फिर वापस आते हैं इसमें, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे we have one photon has energy, ये हो गया h nu या hc by lambda। so n photons will have ये हो जाएगा q बराबर हो जाएगा या डेल्टा q बराबर, तो डेल्टा n sc बाय लैम्डा। नाउ इसको हम लोग डेल्टा n लिख देते हैं। नाउ फॉर पावर अगर हम p नॉट लिखते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा q बाय डेल्टा t, ये हो जाएगा डेल्टा n बाय डेल्टा t sc बाय लैम्डा, ठीक है। इसका मतलब ये n hc बाय लैम्डा। सो स्मॉल n बराबर लिखे तो p लैम्डा बाय x, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड। तो ये पर सेकंड में डेल्टा, ठीक ना, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल n जो हो गया डेल्टा n बाय डेल्टा t, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये चीज अगर बात करेंगे तो देखो जैसा कि वहां से हम लिखते हैं, तब क्या करते हैं कि फोटोन्स अगर हम लोग इमिट करा रहे हैं तो p लैम्डा नॉट लैम्डा बाय hc। अब है कि नाउ द नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड ऑन द स्फीयर, तो स्फीयर पे जो फोटोन्स होगा तो हम पॉइंट सोर्स बोलेंगे, तो पॉइंट सोर्स के लिए एरिया हो गया 4 पाई r स्क्वायर, पूरा स्फेरिकल पॉइंट सोर्स का मतलब स्फेरिकल सोर्स हो गया।
तो एनपी फोटोन के लिए एनपी डैश अगर इसको लिख रहे हैं तो एनपी बटा हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और इनटू जो स्फीयर है उसका हम मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे तो मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि फिगर से क्लियर है। ये पाई आर स्क्वायर मैक्सिमम यहाँ से ये डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से कैंसिल होकर के पाई पाई एनपी बाई 4 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से है। एनपी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर एनपी का लिखेंगे इसलिए लिखेंगे इसमें, अगर आगे लिखेंगे तो लिखते हैं सो वी कंसीडर द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड। अगर मान लो ये मानते हैं कि जो है जितना फोटोन इंसिडेंट हुआ उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन में दिया रहता है और रिमेन्स गिवन इन द प्रॉब्लम। जैसे क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि मान लो 100 फोटोन मिला के एक इलेक्ट्रॉन निकले, 10 पर पावर 4 फोटोन मिला के एक इलेक्ट्रॉन निकले, माने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उस हिसाब से हम लोग जो क्वेश्चन हुआ। लेकिन अगर मान लें कि एक फोटोन गिर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, तो अगर उसके लिए हम लोग बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखेंगे सो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बराबर, माने यहाँ मान लिया कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, बराबर नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब Ne जो हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए, हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए Ne लिख रहे हैं तो Np डैश p फोटोन के लिए यूज कर रहे हैं, तो हो जाएगा कितना Np r स्क्वायर बाय 4 r स्क्वायर, इतना ही आ जाएगा। हम समझते इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें थोड़ा उसी को आगे एक्सटेंड कर दिए तो Ne बराबर Np r स्क्वायर बाय 4 r स्क्वायर आ गया। इसका Np का वैल्यू अगर लिखेंगे यहाँ से तो Np का वैल्यू p नॉट लैम्डा बाय hc, अब बाकी जो था r स्क्वायर कैपिटल r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये क्या हुआ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुआ। तो फिर एक लाइन लिख दिए कि सो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन डेल्टा t टाइम, ये पर सेकंड में है, ठीक है। तो वेर चाहो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेर Ne बराबर हो गया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद लिखते सो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन डेल्टा टी टाइम में बात करेंगे तो Ne हो गया पर सेकंड गुना डेल्टा टी कर लेंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा, जिसको हम कैपिटल Ne बोल रहे हैं। Ne का वैल्यू जो स्मॉल ne है वो यहाँ से हम लोग वैल्यू रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया, फिर हम लोग आगे बात करेंगे तो जरा सा इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ द चार्ज डेवलप, जैसे मान लो कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना शुरू हो गया तो जो चार्ज डेवलप डेल्टा टी टाइम होगा Q बराबर Ne, n का वैल्यू हम लोग यहाँ p नॉट लैम्डा r स्क्वायर 4 r स्क्वायर hc इनटू डेल्टा टी टाइम इनटू e। हम अगर इसको लिख दें तो कुछ ऐसे हो जाएगा, जहाँ पे e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा और Ne जो हो गया सब टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकला, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया। इसमें हम लोग ये जरूर लिखेंगे कि assuming all the photoelectrons emitted are removed from the sphere। कहने का मतलब ये या इसको स्वीप अवे और स्वेप्ट अवे फ्रॉम द स्फीयर, ठीक है। मैंने वहां से हटा लिया तभी उसको पॉजिटिव चार्ज मान लो इलेक्ट्रॉन निकला फिर उसी में आगे रुक गया। हालांकि ऐसा तो होता नहीं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से लेकर निकलेगा इलेक्ट्रॉन भागेगा ही, लेकिन चूंकि पॉजिटिव थोड़ा भी चार्ज डेवलप होगा तो फिर अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम ये मानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, मैंने स्वेप अवे हटा दिया वहां से, तब ये जो है सो चार्ज डेवलप हो गया। अब जब चार्ज डेवलप हो गया इस पर देखो प्लस क्यू हम लिख दिए, इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव्ड और स्वेप्ट अवे माने स्वीप अवे कहते हैं कि इसको झाड़ू मार करके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, ठीक है।
तो अब लिखते हैं नाउ इन टाइम डेल्टा टी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर मान लो इसके चलते हम पोटेंशियल डेवलप चाहें तो सरफेस पर पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। फार्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जहां पे q का वैल्यू जो है सो इस तरह से आ जाएगा। इसका मतलब ये कि डेल्टा टी टाइम में कितना पोटेंशियल इसमें डेवलप होगा ये हम निकाल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मतलब नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे सरफेस पर, तो ये E बराबर पता है ये कंडक्टर है, कंडक्टर है तो कंडक्टर के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और कंडक्टर के भीतर में जो है सो पोटेंशियल थ्रू आउट सेम होता है, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात कर लेंगे, ठीक ना। और उसके बाद जो है बाहर में जो होगा किसी भी पोजीशन पे, तो चार्ज अगर एक बार डेवलप हो गया उस पे, ठीक ना, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकाल सकते हैं। हम सरफेस पर निकालना चाह रहे हैं जहां पे Q का वैल्यू फिर वही चार्ज डेवलप हो गया। हम इसमें लिख रहे हैं कि अगर मान लो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, थोड़ा इसको मदद करें, द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी आफ्टर व्हिच द इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप्स, देन ये इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैसे स्टॉप होगा? इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप इसलिए होगा कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और उसको सुई पर वहां से हटा रहे हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जब अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज उसको खींचेगा, ठीक, जाने नहीं देगा। तो अगर मान लो कि काइनेटिक एनर्जी, एक बार ऐसा सिचुएशन बना कि जितना काइनेटिक एनर्जी लेकर के गया और वो खींच करके माने वो वर्क करके उसको अपने ही पास रख लिया, तो एक टाइम के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो उसी तभी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर हम इस पर कैलकुलेट करना चाहें तो हम लिखेंगे ke max बराबर E into Vs। Vs का मतलब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे जो स्फीयर है उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है ये, तो हम लिखेंगे Vs का वैल्यू इतना था जहाँ पे Q पता है। ऑल्सो अब हम ke max निकालना चाहते हैं, जो ke max को सीज करा दिया तो बाहर नहीं भागेगा, तो वो ke max आएगा कहाँ से? तो अगर आइंस्टीन इक्वेशन हम यूज करते हैं तो ये h nu बराबर h nu नॉट प्लस ke max आ गया, ठीक है। अब ke max आ जाए तो ke max बराबर h, इधर से nu into nu नॉट, हम यहाँ से लैम्डा का वेवलेंथ के टर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से ये पता होगा तुमको कि ये जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ये हो जाएगा h nu और nu बराबर h c बाय लैम्डा, हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, ये पता है। उसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं तो वो वैल्यू रख देंगे h nu माइनस nu नॉट I into Vs, जहाँ पे ये है। अब Q में डेल्टा T आया था, जब देखो गौर से इस Q के फार्मूला में डेल्टा T आया था, तो हम यहाँ से वैल्यू रख करके Q का और डेल्टा T निकाल सकते हैं कि कितना देर के बाद, ठीक ना, ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करना चाहते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में हम ये करना चाह रहे हैं, हम तो इसे रेगुलर पढ़ा रहे वेक्टर अभी पढ़ाए हैं, तो वेक्टर अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको चाहिए तो भले उसमें मैंने अभी जो अपलोड हुआ है उसमें नीट लिखा हुआ है, आईआईटी का भी मोटा मोटी उसी स्टाइल में हम मैंने वीडियो बना हुआ है, तो अगर आप वेक्टर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लेवल क्या है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं इसमें कि एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स करने में, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में क्या है कि किस तरह का सवाल किस से पूछता है। तो एक सवाल इसमें यह है कि जैसे मान लो कि अगर यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये इंसिडेंट लाइट है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट का h nu एनर्जी है, यहाँ से अगर ये गिरता है और 5 मान लो या बराबर h nu नॉट थ्रेशोल्ड वैल्यू है इस कैथोड का, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको एक कैपेसिटर है, तो एक इसको हम सेल से जोड़ देंगे जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर में है, नेगेटिव, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, जो काइनेटिक एनर्जी बने इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसका काइनेटिक एनर्जी 0 से ke max के बीच में लाई करेगा, लिखा हुआ है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल वेरी बिटवीन 0 एंड ke max, मतलब जो लाई करेगा, ठीक है। इसका मतलब हम दैट इज लिखे हैं कि दैट इज 0 से ke max तक आ गया काइनेटिक एनर्जी, कहां से? जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा इस नेगेटिव प्लेट से, ठीक है। अब मामला यह है कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच जाता है ऊपर माने पॉजिटिव प्लेट तक, तो स्वाभाविक है कि ये जो बीच में पोटेंशियल है डिफरेंस, तो ये इस पर वर्क करेगा, वर्क करके माने उसका या ऐसे कहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सब पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये उल्टा उस पर फोर्स लगा के एक्सीलरेट कर देगा,
एक्सीलरेट कर देगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अब यहाँ पे जो जीरो लेकर के निकला होगा इसका एनर्जी यहाँ पहुंचते पहुंचते कुछ और होगा, जो के मैक्स लेके निकला होगा उसका एनर्जी यहाँ पहुंचते पहुंचते कुछ और होगा। जिसको एनर्जी है जीरो था शुरू में तो कुछ और होगा, ठीक है ना, उससे ज्यादा एनर्जी जो के मैक्स लेके निकला था। इसका मतलब ये हो गया कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एट द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो नेगेटिव प्लेट जो है, आप देख लो नेगेटिव प्लेट, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट पे तो इसमें लाई कर रहा है जीरो से लेके के मैक्स, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जीरो से लेके के मैक्स के बीच में लाई कर रहा है, ठीक। अब यही चीज अगर वर्क डन के हम निकालना चाहे कि वर्क कितना किया, तो हम E इंटू डेल्टा भी, वर्क डन में Q गुने डेल्टा भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो हम लोग E इंटू डेल्टा भी लिखेंगे। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पर जो पहुंचेगा तो जिसको जीरो था उसमें इतना हो जाएगा जीरो प्लस E इंटू डेल्टा भी, जिसका था के मैक्स उसमें के मैक्स प्लस E इंटू डेल्टा भी के आ जाएगा। वो के मैक्स बराबर लिखेंगे h न्यू माइनस h न्यू नॉट, जहां h न्यू माइनस न्यू नॉट, तो hc अब इसको 1 बाय लैम्डा हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम अगर काइनेमेटिकल इक्वेशन देखना चाहें इसमें कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो है, जैसे मान लो कि बीच में गैप n दिया हुआ है दोनों कैपेसिटर के बीच का, ठीक है, और यहाँ के जीरो से लेकर के यहाँ तक आया, तो उसके बाद वहां पे पहुंचते पहुंचते कितना एनर्जी ले लेगा, कितना मतलब उसका टाइम लगेगा, कितना वेलोसिटी हो जाएगा। अगर ये सारा चीज हम जानना चाहें तो इसके लिए हम लोग काइनेमेटिकल एनालिसिस बात कर रहे हैं और फिर इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक चीज क्लियर है कि पॉइंट या प्लेट P पे, इसका नाम प्लेट P दे दिए हैं, इसका प्लेट का Q दे दिए, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन विल हैव काइनेटिक एनर्जी लाइंग बिटवीन जीरो एंड के मैक्स। जब P प्लेट पे जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, कुछ का के मैक्स होगा, इसी के बीच में लाई करेगा। तब काइनेटिक जो जिसका इलेक्ट्रॉन मान लो कि जो निकले रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो हम लिखें v बराबर u प्लस at, ठीक है। इसका ना vq बराबर माने q प्लेट पर जो जाएगा तो u जीरो मान लिए, कब किसको, जिसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है। तो E इंटू टी और E बराबर डेल्टा V बाई L आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में परे हो गए, ठीक है ना, तो वहां से ये आ जाएगा। अब मामला क्या है इसमें कि जिसको के मैक्स से निकला, तो के मैक्स से निकला तो हम Vp लिखते हैं स्क्वायर बराबर प्लस 2as करके फार्मूला लिख देते हैं। इसमें चूंकि बीच का गैप जो है ना, या देखो गौर से कि ये L डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अगर इसके लिए बात करेंगे तो E बराबर हो जाए डेल्टा V बाई L। तो के मैक्स हम कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो के मैक्स प्लस वही के मैक्स और हाफ है v मैक्स, तो वेलोसिटी के लिए लिखेंगे। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि vq का स्क्वायर जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा v मैक्स का स्क्वायर और 2as, a का मतलब हो गया e बाई e इंटू e माने f बाई m, तो e इंटू e बाई m इंटू s, तो 2as, ठीक है। vs का बराबर u का प्लस 2as, ये फार्मूला हम यूज करके वेलोसिटी वहां निकाल लेंगे, डिस्टेंस दिया हुआ है। पहला वाला फार्मूला में टाइम आया हुआ था, टाइम हमको नहीं पता था, हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये जो है सो नेगेटिव प्लेट से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, तो उसके लिए अगर हम निकालेंगे तो e टाइम से t याद नहीं तो एक फार्मूला और है हमारे पास, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हम वहां से भी टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग बात करना चाहे, मान लो एग्जांपल तीसरा, इसमें क्या है कि हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो शायद पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड नहीं बढ़ता है, वेलोसिटी सिर्फ चेंज होता है डायरेक्शन चेंज होने से, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तब, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ वो नाचता है, रोटेट करेगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं इसमें, देखो इंसिडेंट लाइट है, इसका एनर्जी जो है सो h न्यू है, यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकला तो ये जो है सो क्रॉस फील्ड जो है, ये जो है सो इसको नचा दिया, तो नेगेटिव इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है ना। ऐसे क्रॉस फील्ड में जब वेलोसिटी के डायरेक्शन जाएगा तो लेफ्ट साइड फोर्स लगता है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो इसलिए राइट साइड लगेगा, तो राइट साइड लगेगा तो इसको ऐसे नचा देगा। तो नचा देगा तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला प्लेट को टच कर जाए, नहीं टच करने दे, ऐसा फील्ड हो सकता है। तो हम देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं कि फॉर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम लिखते हैं वी हैव अ प्लेट P, जीरो और के मैक्स के बीच में ये लाई करता है। उसके बाद क्या हुआ
फॉर मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग बात करेंगे तो ये जो रोटेशन का देगा वो mv² सेंट्रीपिटल फोर्स वाला हम इक्वेशन लिखेंगे, मतलब सिग्मा Fn बराबर m × a, हम ऐसा लिखते हैं। तो ये हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा mv² बटा ev मैक्स। तो यहाँ से रेडियस मिल गया, अगर रोटेट कराता सर्कुलर पाथ पे तो इतना रेडियस होता। हम अगर लिखेंगे ये यहाँ से रेडियस का, तो जैसे गौर से देख लो ये रेडियस का आ जाएगा। अब इसके लिए अगर हम लोग फिर आगे बात करेंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे तो एक चीज तो क्लियर है कि ये अगर सेंटर यहाँ पे होगा, इसके हिसाब से सेंटर इस तरह से आएगा, तो ये रेडियस का जो वैल्यू है वो L से कम होना चाहिए। हम अगर लिखते हैं यहाँ पे इफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टच द अपर प्लेट Q, इसका रेडियस का जो वैल्यू है सो L से कम होना चाहिए। रेडियस का वैल्यू अगर L से कम आएगा, रेडियस mv मैक्स बाय ev है लेस देन इक्वल टू, इसको हम उलट दिए हैं, उलट देंगे तो ev और ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। इसका ने b अगर लिखना चाहे यहाँ से mv मैक्स बाय en, ठीक है। अब इसी को हम लोग आगे चाहते हैं, अब v मैक्स कहाँ से आएगा, तो v मैक्स ये आ जाएगा। फिर हम यहाँ लिखते हैं सो if we want to calculate the minimum value of b, अगर मान लो b का मिनिमम वैल्यू रखे कि अपर प्लेट को टच नहीं करना जाए, हम लिखे हैं b मिनिमम वैल्यू कितना, so that the electron will not touch the upper plate। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, अपर प्लेट, इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम अगर हम लोग जानना चाहें कि अपर प्लेट में कैसे होगा तो बी मिनिमम कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या हम इसको फिर से लिख दें क्या। सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी, मिनिमम वैल्यू किस लिए कि अपर प्लेट को टच ना करे, क्योंकि तो वो बहुत वैल्यू दे दोगे तो पहले ही नचा करके इधर नचा के ला कर रख देगा। हमको यहाँ नचाना इधर नहीं है, हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए कि भाई कम से कम क्या वैल्यू दें जिससे कि ये, ठीक ना, ये ऊपर प्लेट अपर वाला प्लेट है टच नहीं करे, मतलब क्यू को टच नहीं करे। तो इसके लिए जो हम लोग लिखेंगे तो ये काम यहाँ से थोड़ा सा साइड से लिख दें यार, देख लेना अपना, स्टॉप करके थोड़ा वीडियो को थोड़ा अच्छे से, ठीक है ना, एक्सपेंड करके मोबाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मिनिमम वैल्यू। एक क्वेश्चन हम देखते हैं एग्जांपल 4 में, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फिजिकल ऑप्टिक्स माने एक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड पीई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें देखो क्या है सिचुएशन कि एक सोर्स है यहाँ पे, इसी सोर्स से इसमें माने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जिससे कि यहाँ पे ब्राइट डार्क स्क्रीन बन रहा है, माने फ्रिंज बन रहा है, ठीक है। सोर्स है S1 S2, मेन सोर्स से दो सोर्स होगा और ये स्क्रीन है जिसपे कि ये पैटर्न फ्रिंज पैटर्न बन रहा है। पता होगा फिजिकल ऑप्टिक्स, अभी एडवांस देने जा रहे हो, इतना तो बेसिक होगा, ठीक है, कोई सीख नहीं रहे वाला हम सिखा रहे हैं, हम तो बेसिक डिस्कस कर देना चाह रहे हैं कि किस तरह से आए। इसी लाइट से मान इसी सोर्स से अगर लाइट की हम बात करेंगे तो ये फोटो कैथोड पे ये लाइट गिरा जिससे इलेक्ट्रॉन के ई मैक्स लेके निकल गया। तो इसका मतलब इसमें दो पार्ट हो गया, एक तो फोटो सोर्स एक है जो कि दोनों को रिलेट कर रहा है, फिजिकल ऑप्टिक्स का पार्ट इधर आ गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट इधर आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए लिखेंगे तो लिखते हैं देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट Sc बाय लैम्डा, तो इक्वेशन है आइंस्टाइन का Sc नॉट पर, यहाँ से हम लोग लैम्डा की बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस दोनों को कोरिलेट जो करेगा वो लैम्डा ही वेवलेंथ ही करेगा। ये कैसे देखो हम लिखते हैं xn, एक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें xn बराबर n लैम्डा d बाय 2d, जहां पे nth ब्राइट फ्रिंज का nth ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज लिख दें, nth ब्राइट फ्रिंज और ये डार्क फ्रिंज का मामला ये आ जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि हम xn लिख दिए पोजीशन, फ्रिंज विड्थ के लिए हम लोग बात करेंगे, फ्रिंज विड्थ हम लोग लिखे हुए, ठीक है ना, तो फ्रिंज विड्थ इतना आ जाएगा। अब देखो कि जरा गौर से देखो कि इस पार्ट के लिए और उस पार्ट के लिए कॉमन है लैम्डा। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है कि इधर का कुछ कंडीशन दे देगा तो लैम्डा यहाँ से निकल जाएगा और कहेगा कि इधर बताइए कहाँ पे फ्रिंज विड्थ क्या है या पोजीशन क्या है, ब्राइट का डार्क का, कुछ नहीं इस तरह से, या इधर का दे देगा तो यहाँ से लैम्डा हम लोग निकाल लें। जैसे मान लो कि यहाँ इस फार्मूला से
इससे देखो लैम्डा निकल जाएगा, एक्सेल दिया रहेगा या बीटा दिया रहेगा तो लैम्डा निकल जाएगा, और उसी लैम्डा से फिर हम इधर करके के मैक्स निकाल सकते हैं, फाई निकाल सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीका से हो गया, आलू है तो उसका भुजिया सब्जी जो बनाना है बना लो, सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कैसे बनता है, दैट्स लाइक कि हम इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब क्या है इसमें कि इधर दोबारा आपको पढ़ाना पड़ गया, मैंने समझो संजोग से बोर्ड पे था तो हो गया, तो डिलीट हो जाता था तो फिर पढ़ा। अब मामला इसमें क्या है कि अगला वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोग ग्राफ करेंगे। मतलब कम से कम 2 वीडियो 40-50 मिनट का, जब बहुत लंबा हमने ऐसा कि 4 घंटा का वीडियो बना दे बच्चा अपना पता नहीं कैसे पढ़ता, हम नहीं मालूम, बहुत लोग 6-7-8 घंटा का वीडियो बनाया जाता है। हमको लगता है थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ो, उससे काम चलेगा, ठीक है। तो अगले 2 वीडियो और कम से कम इसमें आएगा, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम्स का पूरा डिस्कशन आएगा, दूसरा ये एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हैं उस पर भी कहोगे तो सवाल देख लेंगे, ठीक है। और उसमें जो है सो फिर ग्राफिकल, ग्राफ कैसे, ग्राफ से पूछता है सब, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और दोबारा करने के लिए तो खैर ठीक है, लिख के पढ़ाने का अलग वजह है। एनीवे थैंक यू सो मच, हम होप कि तुम इसको समझोगे, ठीक है ना, और उसको थोड़ा सा देख लोगे अपने हिसाब से, ठीक है। थैंक यू।